चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। केमिकल एनर्जी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जबकि यहाँ पर किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जबकि यहाँ डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोलने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों डिफरेंट कंटेनर में होगा, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कंटेनर में होगा। ज़्यादातर जो रिएक्शन आप रेडॉक्स पढ़ के आए हो वो सब डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। एनोड होगी नेगेटिव, कैथोड होगी पॉजिटिव। यहाँ पर भी एनोड में ऑक्सीडेशन और कैथोड में रिडक्शन होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि पोलैरिटी डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड होगा पॉजिटिव और कैथोड क्या होगा, नेगेटिव। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है, यानी डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, जबकि यहाँ पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज की यहाँ जरूरत पड़ती है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। ये कुछ डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने जिंक के रॉड को डिप किया और इस कंटेनर के अंदर Zn+2 आयन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीडेशन हमने पहले ही पढ़ रखा है। अगर रॉड में ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक का रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और थिन होने लगेगा, पतला होने लग जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं कॉपर आयन सोल्यूशन में कॉपर के रॉड को डिप करूँ तो कॉपर रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक होने लगेगा, और सोल्यूशन के अंदर से Cu+2 आयन जो है इस रॉड पे जाके चिपकने लग जाएंगे, जिस वजह से Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? और रॉड में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, वहाँ नेगेटिव चार्ज आ सकता है। दोनों को अगर मैं वायर से जोड़ूं और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं, क्या जैसे ही जोड़ेंगे ये हो गया लो पोटेंशियल, ये हो गया हाई पोटेंशियल, करंट का फ्लो होने लगेगा और गैल्वेनोमीटर का कांटा या वोल्ट मीटर का कांटा दर्द डिस्को करने लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक से बैठ बेटा, क्लास जैसे बैठना है, इंसान जैसे, ठीक है। चलो ये करेगा नहीं करेगा बताओ? अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। बिल्कुल नहीं करेगा, एकदम भी करंट नहीं बहेगा, ये ऐसे हिलेगा ही नहीं, एटीट्यूड दिखाते हुए यहीं रहेगा। थोड़ा हिलना करेगी, थोड़ा सा भी नहीं हिलेगी, बिल्कुल नहीं हिलेगी। क्यों पूछो? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। करंट सप्लाई होने के लिए, भाई करंट सप्लाई होने के लिए बिजली घर से निकलते ही और घर से वापस आनी चाहिए, जहां से निकली घूम फिर के वहीं आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक तो आ गई, यहाँ से क्या कूद मार के डॉल्फिन बन के कूदेगी यहाँ पे, ठीक है। इधर से कैसे जाएगी यहाँ तक? बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कहने का मतलब है सर्किट क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लाते हैं क्या बेटा, सॉल्ट ब्रिज। क्या लेते हैं बेटा? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब देखो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर है ना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है इन प्रेजेंस ऑफ जिलेटिन और एगार एगार कंसंट्रेशन। जिलेटिन और एगार एगार इसलिए मिलाते हैं ताकि अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो गाढ़ा बन के रहे, गिरे ना। और ना गिरे करके नीचे कॉटन प्लग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कॉटन ठूस देते हैं ताकि अंदर का चीज़ गिरे ना, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डिवाइस है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे ही सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं तो आप देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज कैथोड, ये एनोड है, एनोड में एनायन सप्लाई करता है। एनोड में क्या सप्लाई करता है? एनायन। देखो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर ना KCl है। क्या है बेटा? K+Cl-। तो यहाँ पर ये सप्लाई करता है किस चीज को? Cl- को। एनायन सप्लाई किया, एनोड में क्या सप्लाई किया? एनायन। और कैथोड में क्या सप्लाई करता है? ये कैटायन सप्लाई करता है। कैथोड में क्या सप्लाई करता है? कैटायन, ठीक है, K+। आप जरा समझो क्यों ऐसा होने से फायदा क्या है। देखो एनोड में ये एनायन सप्लाई किया, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर क्या बनता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्लस चार्ज हाई हो जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज यहाँ से जाता जा रहा है, यहाँ प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा तो सेल तो काम करना तुरंत ही बंद कर देगा ना भाई, ये तो होने ही वाला है, वैसे भी होगा। तो इस चीज को थोड़ी देर के लिए सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करता है। यहाँ एनायन सप्लाई करता है तो प्लस माइनस क्या हुआ? न्यूट्रल। तो यहाँ थोड़ा सा जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना रहता था
उसको ये रोक देता है किसी तरीके से। और कैथोड में क्या सप्लाई करता है, कैटायन। कैटायन सप्लाई करके यहाँ पर जो कैटायन का कंसंट्रेशन कम हो रहा था उसको मेंटेन करने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। और सीधी बात समझो, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इसका मेन काम क्या है, सर्किट का कंप्लीट होना। देखो आप समझना बात को, पॉजिटिव जा रही है चार्ज उधर तो करंट जाएगा उधर ही, समझी। नेगेटिव चार्ज आ रही है इधर तो करंट जाएगा उधर। बोलो बात समझ में आ रहा है। ऋतिक का डांस देखा है, ऋतिक का पहला पिक्चर देखा है बल्लू, कौन सा बता आए? याद कर, कहो ना प्यार है, अमीषा पटेल रहती है और ऋतिक रोशन रहता है, उसमें ऐसी डांस करता है ना वो मेरे से केमिस्ट्री पढ़ के वहां अप्लाई किया, देख गाना हिट हो गया, समझा बल्लू। तो बात को समझना दोस्त मेरे। बल्लू बहुत दिन बाद क्लास आ रहा है क्या? अरे नहीं आ रहा, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा मैं बहुत दिन से नहीं आ रहा था, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट ब्रिज पहले तो क्या कर रहा है, इधर कौन आ रहा है चल के, एनायन। एनायन किधर आ रही है, इधर, तो करंट किधर जाएगी, उधर ही जा रही है ना, ठीक है। कैटायन किधर जा रहा है, उधर, तो कैटायन के जाने की वजह से करंट किधर जाएगा, उधर ही, यानी करंट तो वहीं जा रहा है ना, हमें तो करंट वहीं भेजना था, मुंह मत फाड़। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये एनोड है, ये क्या है बेटा, कैथोड है। सबसे पहले करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, आउटर सर्किट में देखते हैं। आउटर सर्किट में ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बोलो क्लियर है, ठीक है। यहां पर करंट आया कैथोड टू एनोड। इनर सर्किट में करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, एनोड टू कैथोड, यहां से यहां। ये किसका सप्लाई हो रहा है, करंट का। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अच्छा करंट आ रही है इधर तो इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर। बोलो बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर तो करंट आएगा इधर, बात तो एक ही है ना, समझ रहे। अगर आउटर सर्किट में करंट कैथोड से किधर जा रहा है, एनोड, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा होगा, एनोड से कैथोड। इनर सर्किट में करंट एनोड से कैथोड तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा, कैथोड से एनोड। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अरे हूँ हाँ करो। पूछने का तरीका एग्जामिनर का कुछ भी किसी भी रेफरेंस में वो पूछ सकता है। तो जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होते ही गैल्वेनोमीटर का कांटा दर दर डिस्को करने लग जाएगा, एक वोल्टेज हमें देने लग जाएगा और बैटरी हमारी बन जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अरे हूँ हाँ करो। तो इस बैटरी में एक एनोड है, दूसरा क्या है, कैथोड है। दो इलेक्ट्रोलाइट को ही जोड़ देने से करंट मिल जाएगी ऐसा नहीं है, इनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, लिख लो इसे फटाफट। अब देखो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप देख रहे हैं, इस दौरान क्या हुआ है, ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के दौरान हुआ क्या है, फ्लो ऑफ करंट। आउटर सर्किट में करंट का फ्लो कहां से कहां हुआ था, यहां हमने क्या लिखा था, कॉपर का कैथोड और यहां एनोड था, है ना। तो आउटर सर्किट में कहां से कहां फ्लो हुआ था बताओ, इधर अगर एनोड है, कैथोड टू एनोड, मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको याद रहना चाहिए। इनर सर्किट में कहां से कहां, एनोड से कैथोड। बोलो बात समझ में आए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करूंगा तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आउटर सर्किट में किधर से किधर, करंट का फ्लो किधर से, कैथोड से एनोड, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड। इनर सर्किट में एनोड टू कैथोड, तो इधर किधर से किधर होगा, कैथोड से एनोड। समझ में आया, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, एनोड की बात करेंगे, किसका बेटा, एनोड। ये जिंक का रॉड था, ठीक है। जिंक का रॉड क्या हो रहा था, एक तो हो रहा था नेगेटिवली चार्ज्ड और कॉपर का जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हुआ। इसके साथ साथ जिंक का रॉड क्या हो रहा था, थिन, और कॉपर का रॉड क्या हो रहा था, थिक। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करूंगा तो एनोड में कौन सा आयन था बताओ, Zn+2, इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जबकि कैथोड में Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा था, घट रहा था। तो ये कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले, ठीक है, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। एट एनोड, एनोड में क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन,
जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था Zn+2 में और रिमूव किया था 2 इलेक्ट्रॉन, बोले यही हुआ था, ठीक है। और कैथोड में क्या हुआ था बताओ, रिडक्शन, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन खा लेगा और खुद को रिड्यूस करके किस में बदलेगा, Cu में, बोलो बदलेगा। अब जरा ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो मेरे पास जो नेट सेल रिएक्शन आएगी वो क्या होगी बताओ, Zn प्लस Cu+2 से बन रहा है Zn+2 प्लस Cu, यही होगा। या इसी को और अच्छे ढंग से लिखना चाहूँ तो जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस फॉर्म्स ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। बोलो क्लियर है। दोनों फॉर्मेट में कैसे भी लिखा जा सकता है। सेल को रिप्रेजेंटेशन अगर देना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं Zn सॉलिड फॉर्म्स Zn+2 एक्वस ब्रिज कॉपर+2 एक्वस, और यहाँ क्या हो जाएगा Cu सॉलिड। ये सब हम लोग सीख चुके हैं, है ना, अपन ने कर रखा है ये। अब इसको ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, Zn+2 को ZnSO4 के फॉर्म में, Cu+2 को CuSO4 के फॉर्म में। यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये एनोड है, ये ब्रिज है, और ये क्या है बेटा, कैथोड। दुर्गा देवांगन पार्क में जाके झूला झूल ले, ज़्यादा आनंद आएगा, ठीक है। क्लास में क्लास जैसे बैठना है ना, हिलना डुलना नहीं है, ठीक। लिखा जाए इसे एनोड, ब्रिज और कैथोड। हाँ, तो कौन सा तेरा कॉपी कंप्लीट रहता है अभी? सॉल्ट ब्रिज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। कांच का एक यू ट्यूब लेते हैं, यू ट्यूब वो वाला यू ट्यूब नहीं, कांच का यू शेप का ट्यूब है, उसके अंदर हॉट कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन भरा जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का विद जिलेटिन और एगार एगार। जिलेटिन और एगार एगार एक कंपाउंड है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। ये किससे मिलता है बताओ? ग्राइसिलेरिया और जिलेडियम से। ये लोग कौन है? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू एल्गी, क्या है? रेड एल्गी, है ना, उससे मिलता है, उसका एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? चीज़ों को गाढ़ा करने के काम में आता है। तो इनर्ट गाढ़ा करने से क्या, वो यू ट्यूब उल्टा ट्यूब है, उससे फैलेगा नहीं। उसके अंदर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स हुज आयंस डू नॉट, अच्छा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? दोज इलेक्ट्रोलाइट्स हुज आयंस डू नॉट इंटरेक्ट विद द आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। भाई हम सॉल्ट ब्रिज बना रहे हैं, अगर गलती से भी सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो हमने आयन लिया वो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर Zn+2 या Cu+2 से रिएक्शन करने लग जाए बाई चांस, और कुछ और प्रोडक्ट बनने लग जाए, तो भैया हम तो रेडॉक्स रिएक्शन कराना चाह रहे थे, यहाँ तो कुछ और ही रिएक्शन हो जा रही है। बताओ सेल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा ना। तो इसीलिए हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट काम में लेने पड़ते हैं जो इनर्ट हो, इनएक्टिव हो, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जो आयन है उनसे रिएक्शन न करे। द इलेक्ट्रोलाइट्स हुज आयन डू नॉट इंटरेक्ट विद द आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लाइक KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। ये हमारे पास में क्या होते हैं बेटा? ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं बेटा? सॉल्ट ब्रिज बनाने में। पहले इन आयंस को लिया, हॉट कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बनाया, उसमें ग्राइसिलेरिया और जिलेडियम से जो अगार अगार या जिलेटिन मिला है उसको घोल करके गाढ़ा बनाया, यूट्यूब के अंदर डाल दिया। एक्वस क्यों? क्योंकि एक्वस मीडियम में ही ये K+ और Cl- यानी अपने आयंस में रहेगा, और कैटायन में कैथोड, और कैथोड पे कैटायन और एनोड पे एनायन सप्लाई कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद इनको कांच के यूट्यूब में डाला। अब एक बात यहाँ हर साल मैं बताता हूँ तो आपको भी बता देता हूँ, जब नया नया मैं नौकरी ज्वाइन करना चाह रहा था, पढ़ाना चालू किया, तुम लोग को मालूम होगा, तो मेरा इंटरव्यू चल रहा था केमिस्ट्री का ही, धनाधन गोलीबारी वहाँ से चल रहा था। वहाँ से पूछते गए, इधर से मैं बताते गए, एकदम डिजाइन के तीर आते थे, टकराते थे, उनका गायब हो जाता था, मेरा आगे जाके लगता था, ठीक है। ऐसा बहुत गोलाबारी चल रहा था, मतलब सामने एक आदमी बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि ये मेरा नौकरी ना खा जाए। सुन ना, 2 मिनट नोनी हो, ठीक है। तो मेरा नौकरी ना खा जाए करके वो जानबूझ के, एक तो मैं कम उम्र का पतला दुबला सा कुपोषित शरीर था, शुरू में एज अ टीचर मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोग, तो उस समय में मेरे से बार बार सवाल वो सामने वाला बैठ के इस तरीके से पूछ रहा था कि किस तरीके से मेरे को नीचा दिखाए, वो गलत आंसर कैसे ले। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब चला तो मेरे से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, स्टाइल से बोला वो, इस सॉल्ट ब्रिज में कॉटन प्लग क्यों लगाते हैं? और वो ऐसे ही बोला था
काटन, कॉटन बोलता तो फिर भी उसके लिए रेस्पेक्ट होता था, काटन प्लग क्यों लगाते हैं बोला, मेरे लिए उसका ऑरा जो है एकदम 000 हो गया। फिर मैं उसको जवाब दिया, बोला सर ग्रेविटी मेरे मौसा का लड़का तो है नहीं, अंदर जो मसाला भरे रहेंगे वो गिर नहीं जाएगा क्या। तो फिर वो भड़क गया, तिलमिला गया डायरेक्टर के सामने, ये बच्चा मेरे को कैसे ऐसे बोल दिया, ईगोइस्टिक हो गया, ईगो में लग गया। नहीं, मैं बोला, मैं सीधा बोला सर मैं नीट जेई को पढ़ाता हूँ, मैंने अपने नीट जेई के करियर पढ़ाने में ना ऐसा सवाल देखा है कि साल्ट ब्रिज में काटन प्लग क्यों लगाते हैं, ना मेरे जीते जी कभी ये वाला क्वेश्चन आएगा। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंदर जो मसाला भरा हुआ है वो गिर ना जाए, तो इसीलिए वहां पर काटन प्लग लगाते हैं। तो चिड़चिड़ा के बोला नहीं काटन प्लग क्यों नहीं, मेटल क्यों नहीं लगा या कॉर्क क्यों नहीं लगा। मैं बोला छोड़ो रहने दो। मैं बोला हमें आयन सप्लाई करना है ना, कैथोड पे कैटायन और एनोड पे एनायन। अगर मैं यहाँ मेटल या कॉर्क लगा दूंगा तो ये आयन से यहाँ से सप्लाई हो पाएंगे। तो कॉटन इतना है कि अंदर जो जेली जैसी चीज है उसको रोक के रख दिया है, और उसमें से आयंस भी कॉटन के अंदर से जो पोर्स है वहां से आयंस सप्लाई हो जा रहे हैं, इसलिए लगाया गया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको लिखने की बात है, काटन प्लग तुम चाहो तो लिख लेना, ठीक है। तो उसके बाद यही कुछ बातें थी, ठीक है, तो वो बता दिया। अब सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन की बात कर लेते हैं। इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। भाई एनोड और कैथोड को जोड़ने पर भी करंट नहीं मिल रहा था, कब तक, जब तक आपने सॉल्ट ब्रिज ना डाला हो। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करता है। दूसरा, it maintains electrical neutrality in anode and cathode by providing anion towards anode, cation towards cathode। ये एनोड की तरफ एनायन और कैथोड की तरफ कैटायन सप्लाई करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। भाई एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा था, उस चीज को मेंटेन करने का काम किया था, ये किया था। दूसरा फंक्शन। तीसरा, इंटरनल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ आयंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट ब्रिज। देखो बाहर वाले सर्किट में जो था हमने वायर कनेक्ट करके रखा था, तो वायर में फ्लो ऑफ करंट किसकी वजह से होता है, मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन। इंटरनल सर्किट में तो पानी पानी है, यहाँ पर आयन इलेक्ट्रॉन थोड़ी सप्लाई होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करने का काम कौन करेगा, आयंस करेंगे। कौन करेंगे बेटा, आयंस। यहाँ पर कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ जाता है, तो नहीं एनायन, हाँ कैटायन कैथोड की तरफ और एनायन एनोड की तरफ जाता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ सर्किट कंप्लीट हो पाता है और इंटरनल सर्किट में करंट का फ्लो होने लग जाता है। ये बात क्लियर हुई सभी को। तो इंटरनल सर्किट इज कंप्लीटेड बाय फ्लो ऑफ आयंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्ट ब्रिज। चौथा, इट प्रिवेंट एलएलजेपी। एलएलजेपी मतलब लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये मान के चलो एलएलजेपी का मतलब होता है जैसे हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ पढ़े आप लोग, बोलो ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, तार है तो आर है, बाकी सब बेकार है कि नहीं। तो हर तार का कुछ ना कुछ क्या होता है, आर यानी रेजिस्टेंस होता है। वैसे ही हर सेल का भी अपना, तेरे लिए नहीं है रसना पानी नहीं है, ग्लूकोज है, ग्लूकोन डी। पिएगी नहीं, पी ले, एक चम्मच खिला दे इसको भी। दूध पाउडर खाएगी, सेरेलैक दूध पाउडर कच्चा खा के देखिए, मजा आता है ना। वो छोड़, बोर्नविटा, वो तो मजा आता है, ठीक। इधर ध्यान दे, खाने पीने में दिमाग चलते रहता है। देखो हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिसको हमने आर बोला था, है ना। और उसको फिजिक्स की भाषा में बोले थे, केमिस्ट्री में उसी को ही बोला जाता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देखो क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कांटेक्ट में होते हैं तो उनके अंदर मोबिलिटी का डिफरेंस होता है। जैसे अगर करंट पास होना है, जितना प्लस उतना ही माइनस फ्लो होना है। अगर सपोज किसी का साइज ज़्यादा है, एक आयन है वो बप्पी लहरी पर्सनैलिटी वाला है, और एक कोई पतला दुबला सा सुखट बॉम्बिल टाइप का कोई पर्सनैलिटी है, कुत्ता अगर दौड़ा दे कौन तेजी से भागेगा, पतला दुबला। हवा भी उसी डायरेक्शन में चली जाए तो उसकी स्पीड और ज़्यादा रहेगी, नहीं है कि नहीं। हाँ, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो अगर भारी आयन है तो उसकी मोबिलिटी कम रहेगी। अब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में लाया जाता है, एक तेजी तेजी से भाग रहा है, एक धीरे धीरे से भाग रहा है, तो इनके मोबिलिटी डिफरेंस की वजह से बैटरी के अंदर खुद का एक रेजिस्टेंस डेवलप, एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। खुद का ही क्या हो जाता है, ईएमएफ, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ का अपोज करता है। जैसे बैटरी का ईएमएफ, सपोज आपने दो बैटरी बनाई, सपोज आपने एक बैटरी बनाई, सपोज उसका वोल्टेज ईएमएफ आपने कैलकुलेट कर लिया, नस्ट इक्वेशन लगा के 10 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन एलएलजेपी की वजह से आया 2 वोल्ट,
8 का नुकसान हो गया। ये क्यों हुआ होगा? उन आयंस के बीच में मोबिलिटी का डिफरेंस है, मोबिलिटी के डिफरेंस की वजह से इनको भी तो लिफ्ट करा दो। लिफ्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मोबिलिटी डिफरेंस होने की वजह से बैटरी के अंदर खुद का ही एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया जो बैटरी की ईएमएफ का क्या करने लग जाता है? अपोज करने लगता है। तो वो चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज कैटायन की तरफ कैथोड, कैथोड की तरफ कैटायन, एनोड की तरफ एनायन सप्लाई करता है, जिस वजह से कुछ मोबिलिटी ग्रेडियंट को कंसिडर कर लिया जाता है। तो 10 वोल्ट की बैटरी आप कंसिडर कर रहे थे और रिजल्ट मिल रहा था 2 वोल्ट। सॉल्ट ब्रिज लगाने की वजह से, सॉल्ट ब्रिज की वजह से आप उस सर्किट को किसी और तरीके से भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अगर आप सॉल्ट ब्रिज लगाते हो तो सॉल्ट ब्रिज लगाने से वो पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 वोल्ट आप आके रुक रहा था वो 2 ने वो 6 तक मिल जाता है आपको। मतलब LLJP को तो प्रोड्यूस होने से कोई नहीं रोक सकता। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो आएगा ही, जब 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट कांटेक्ट में आएंगे तो ये होना ही होना है। आप खुद समझो, ऊपर वाले सर्किट में करंट का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। नीचे वाले सर्किट, इनर सर्किट में फ्लो ऑफ आयंस। बताओ, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा, आयन धीरे धीरे भागेगा, तो अपने आप यहां भी तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी चीज को थोड़ा मेंटेन करने का काम कर रहा है कौन बेटा? सॉल्ट ब्रिज। ये डायरेक्ट याद रखना, इसमें हुआ क्या वो मैंने आपको समझा दिया, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इट प्रिवेंट्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को होने से रोकता है, कुछ हद तक रोकता है। लिख लो, ये फंक्शन है किसके? सॉल्ट ब्रिज के। अब देखो एक फ्लैश पॉइंट देख लो। इफ Ag प्लस Hg2 प्लस 2 Pb प्लस 2 Tl प्लस are present in electrolytic solution, then KCl is not used to prepare salt bridge. There can be formation of PPT of AgCl, HgCl2, PbCl2 and TlCl. इस बात को समझो, मैं बोल रहा हूँ अगर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में Ag प्लस Hg2 प्लस 2 Pb प्लस 2 और Tl प्लस हो, ये लोग अगर हो इस तरीके के आयन हो, है ना। ओनली एक्सक्लूसिव ऑन फ्लैश एकेडमी वाला पॉइंट बता रहा हूँ। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा, अच्छे अच्छे बच्चे बेहोश हो जाएंगे, देखना, समझना बात को, ठीक है। तो इनमें मैं क्या करूंगा, अगर मैं KCl मिला दूं सॉल्ट ब्रिज में, अगर मैं KCl लेता हूं तो KCl में Cl माइनस ना इनसे रिएक्ट करने लगेगा और क्या बनाएगा? AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 और TlCl3। बोलो बनेगा ना? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, Tl प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो TlCl रहेगा। क्या रहेगा? TlCl। और ये सब के सब PPT बनाते हैं। क्या बनाते हैं? PPT। आप सेल के अंदर देखोगे नीचे कचरा जमा हो जाएगा, ये PPT बना के बैठ जाएंगे और पूरा सेल बर्बाद हो जाएगा। तो जब भी अगर ये लोग आयन में प्रेजेंट हो हमारे पास, किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो हम लोग क्या नहीं लेंगे? सॉल्ट ब्रिज में क्या नहीं लेंगे? KCl नहीं लेंगे। ये चीज ध्यान रहेगा, क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किस चीज का? PPT का। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। इफ Ag प्लस Hg2 प्लस 2 Pb प्लस 2 Tl प्लस आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, देन KCl इज नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्ट ब्रिज। देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ PPT ऑफ AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 एंड TlCl। इनऑर्गेनिक का पॉइंट उठा करके यहाँ मिक्स कर दिया हूँ। बात समझ में आया? नस्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, समझना। मेरे पास कोई भी एक सेल रिएक्शन होगा, क्या होगा बेटा? कोई भी एक सेल रिएक्शन, ठीक है। उस सेल रिएक्शन में एनोड की रिएक्शन होगी और कैथोड की रिएक्शन होगी। दोनों को रिएक्शन को जोड़ करके हमने नेट सेल रिएक्शन लिखा था, तो उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना था। और ठीक वैसे ही रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है T इक्वल्स टू 0 में, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R0 और प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं, अभी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। T टाइम बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया RT और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया PT। बोलो क्लियर है? और T इक्विलिब्रियम पे, जब इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम एक फेज है, एक स्टेट है, जिस प्रकार से, ठीक है, इक्विलिब्रियम जल्दी, अभी केमिकल काइनेटिक्स खत्म होगा तो तुरंत मैं चालू करने वाला हूं क्या बेटा? इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एक फेज है, एक स्टेट है। जिस प्रकार से चेहरे को पिंपल उगता है, कभी सुने हो क्या पिंपल को चेहरा उगा है? नहीं होता ना वैसी। तो वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक फेज है, एक स्टेट है, वो आता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है।
तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है आर इक्विलिब्रियम और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है बेटा पी इक्विलिब्रियम। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो दो टर्म्स की हम बात करेंगे, एक बात करेंगे रिएक्शन क्यूशेंट, क्यू को बोला जाता है रिएक्शन क्यूशेंट, नाम सुने हो? ये एट एनी टाइम, किसी भी टाइम निकाला जा सकता है। तो रिएक्शन क्यूशेंट किसी भी टाइम निकालेंगे तो ये होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसे बोलते हैं रिएक्शन क्यूशेंट। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उस इक्विलिब्रियम पे ये किसी भी टाइम निकाला जाता है। इक्विलिब्रियम में इसी रिएक्शन क्यूशेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? केसी से। केसी इक्वल्स टू होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इसे हम लोग बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये एट इक्विलिब्रियम, ये कब निकाला जाता है? इक्विलिब्रियम में। तो देखो जैसे जैसे जीरो टाइम में रिएक्शन क्यूशेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जैसे जैसे टाइम बढ़ा रिएक्शन क्यूशेंट की वैल्यू बढ़ी, और रिएक्शन क्यूशेंट की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब केसी के बराबर हो जाती है तो उसी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैं जानता हूं ये देख के फेफड़े में ऑक्सीजन कम हुआ होगा, लेकिन यकीन मानो आगे हम लोग ये सब चीज़ डील करने लग जाएंगे। बाकी जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, उन्हें ये आइडिया लग गया होगा सर किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। चलिए, तो ये तो कुछ बातें थी, कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको समझाई। नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने जा रहा हूँ मैं, कोई नहीं लिखेगा। हमारे पास देखो थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन था डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। ठीक है, ये थर्मोडाइनमिक्स में हम लोग ये इक्वेशन देखते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। अब जरा बात को समझो, डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ई। अरे होता है ना यार, डेल्टा जी कौन सा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ई क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव को एक्सटेंसिव में हमने बदला था, ये चीज देखे थे ना हम लोग, ई सेल। और वैसे डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बोलो यही होगा, प्लस आर टी, और ये क्या है? लॉग क्यू। कई बच्चों के फेफड़े में ऑक्सीजन इसलिए भी कुलबुल कुलबुल कर रहा होगा, सर लॉग तो ऐसे लिखते थे, ये किस टाइप का लॉग लिखा है? शायद ये गलती से लिखा होगा ना। मैं बता रहा हूँ बेटा, लॉग दो टाइप का होता है, बेस, क्योंकि लॉग को तो बेस पसंद है। लॉग को क्या पसंद है? बेस। लॉग बेस 10 और यहाँ x है, लॉग बेस 10 को लोग इन जनरली LOG बोल के लिखते हैं, लॉग, ठीक है। और लॉग बेस e, इसे नेचुरल लॉग बोला जाता है, इसे LN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉग बेस e यानी LN, मैथ्स बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। और फिजिक्स में भी तुमने देखा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अभी केमिस्ट्री में देखोगे, पूरा फेफड़ा में ऑक्सीजन ना पूरा कम करवाएंगे, टेंशन मत लो, है कि नहीं। अभी लॉग भी सॉल्व करना है, एंटी लॉग भी लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब आएगा, अब घबराओ मत। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आया? अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। अब जरा देखते हैं, यहाँ अगर मैं ई सेल लिखूँ तो यहाँ पर माइनस एन एफ से अगर डिवाइड कर दूँ तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन माइनस एन एफ प्लस आर टी लॉग बेस ई है, आर टी लॉग क्यू अपॉन क्या हो जाएगा? माइनस एन एफ। बोलो यही होगा, ठीक है। माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसल, तो ई सेल इक्वल्स टू क्या आया? ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू, क्यू यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। और लॉग बेस ई को जब लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो जानकी बताएगी क्या करते हैं। हाँ यस, वेरी गुड। लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है, छोटी बच्ची हो क्या, इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुमको? ये 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है? समझ में आया? बैठ, ठीक। तो क्या लिखेंगे बताओ? ई सेल इक्वल्स टू, प्रधान जी डर नहीं लगता मेरे से यार? हाँ
हाँ, इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस लॉग बेस ई में चेंज करूंगा तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और ये मिला मुझे काम का चीज, सारा डेरिवेशन भूल जाना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एमटीआर है, एमटीआर मतलब मुझे तो रटना है और अभी रटा भी जाएगा, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। बोलो बात क्लियर है? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। छापो। जरा देखो, हमारे पास फॉर्मूला आया ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यही है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ई सेल क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का क्या है? ये ईएमएफ है। ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और ये निकालना हमें आता है, ई कैथोड प्लस ई एनोड। एनोड के लिए एसओपी और कैथोड के लिए एसआरपी। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख रखा है, ठीक है। ई नॉट सेल के बाद क्या होगा? आर। आर क्या है बेटा? गैस कांस्टेंट, ठीक। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या ली जाए बताओ? देखो, कहीं पर भाई लीटर वॉल्यूम रिलेशन तो नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पर गैस कांस्टेंट की वॉल्यूम वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। आर के बाद टी। टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लोगे आप? केल्विन में। किस में लोगे? केल्विन में। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड moles of electrons from एनोड टू कैथोड। ये हमने देख रखा है, एन निकालना भी क्लियर है, ये सब कुछ सिखा रखा हूं। एफ क्या है? फैराडेज कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है? 96500। और ये है कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में मोल पर लीटर में। बोलो क्लियर है? तो इतनी वैल्यू रखनी है। अब देखो, जब इस फॉर्मूले में एट टेम्परेचर इक्वल्स टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन हो, तो इस फॉर्मूले में ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर की 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन अपॉन प्रोडक्ट एन की वैल्यू रहेगी और एफ की वैल्यू है 96500 इनटू लॉग, यहाँ होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यही होगा। अब इस पूरे टर्म को, टेक्निक को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलेगा जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06, कई लोग याद रखते हैं, एक्चुअली ये 0.0591 है, डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लेकिन सावधान रहे, सतर्क रहे, ये ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सिर्फ और सिर्फ कब लिखा जाता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बस इससे ज़्यादा आज नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। मिले जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।